तो बच्चों अब शुरू करते हैं अपन नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री विच इज नोन एज व्हाट दी सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री का आपस में लेने में कोई लेना देना या रिलेशनशिप नहीं है। क्या मतलब है सेंटर ऑफ सिमेट्री का? ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है द इमेजिनरी पॉइंट lying on the molecule or object through which if a straight line is drawn opposite side if it finds the same element or same group at the same distance then this is known as what the center of symmetry। क्या मीनिंग हुआ इस चीज का कि जैसा अगर बाय द वे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे। पहला एग्जांपल में अगर मैं कंसिडरेशन करूं तो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर इस प्लेनर मॉलिक्यूल में मैंने यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट अज्यूम किया कि जिस पॉइंट से अगर मैं अपर साइड पे और लोअर साइड पे लाइन अगर ड्रॉ करता हूं और ये लाइन अगर देखूंगा तो यहाँ पे दोनों केसेस में किसके ऊपर एनकाउंटर कर रही है? क्लोरीन वाले एटम के ऊपर। तो क्लोरीन के सेंटर से इसका डिस्टेंस और इस सेंटर से फिर क्लोरीन के सेंटर का डिस्टेंस, ये दोनों क्या हो गए? आइडेंटिकल इफ इट फाइंड्स द सेम ग्रुप एट द सेम डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरह से अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर अपन यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को लेके एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करें तो भी वो लाइन इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट से लेके क्या होगी? आइडेंटिकल डिस्टेंस पे होगी। तो वी आर एबल टू से दैट कि ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन में COS अवेलेबल है। क्लियर? फाइन। एक और मॉलिक्यूल के ऊपर आते हैं, बेंजीन का मॉलिक्यूल। पहले वाले सेक्शन में हमने देखा था कि बेंजीन के मॉलिक्यूल में वी वर फाइंडिंग आउट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का सेंटर ऑफ सिमेट्री के साथ ऐसा कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर अगर मैं फाइंड आउट करूं तो यहां देखूंगा कि बेंजीन का कोई भी एक पर्टिकुलर मैंने मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में एक सेंटर ड्रॉ किया। इस सेंटर से अगर यहाँ पे इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस देखेंगे तो इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस, इसको इसकी डिस्टेंस क्या होगी? आइडेंटिकल। इसी तरह से ये दोनों हाइड्रोजन भी होंगे अपोजिट साइड में आइडेंटिकल डिस्टेंस पे, ये दोनों हाइड्रोजन भी जो होंगे वो आइडेंटिकल डिस्टेंस पे होंगे। तो वी आर एबल टू से दैट कि इस मॉलिक्यूल में हमारे पास COS सेंटर ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ब्रोमोबेंजीन ले लिया, बेंजीन पे ब्रोमीन एक सब्स्टिट्यूएंट डाल दिया, फिर फाइंड आउट करने के लिए बोला कि डज दिस कंपाउंड इज हैविंग COS और नॉट। अब जैसे बात कर रहे थे प्लेन ऑफ सिमेट्री की, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अगर पूछे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो प्लेन तो हमारे पास वो वाला सेक्शन हो गया जिसके अबाउट हम क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल को इस तरह से कट कर रहे हैं कि एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज हो। तो इसके अंदर हमने फाइंड आउट किया ये वाला जो प्लेन हो गया वो क्या हो गया हमारा? एक POS हो गया और दूसरा वाला पार्ट अगर मैं ब्रोमीन के करस्पॉन्डिंग कट करता हूं यहाँ पे तो ये दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। सेंटर ऑफ सिमेट्री को अगर मैं फाइंड आउट करूं तो इधर मेरे पास इस सेंटर से ब्रोमीन वाला पार्ट के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस समथिंग x है। अच्छा, इसके अपोजिट साइड में जो एटम है वो कौन सा है यहाँ पे? हाइड्रोजन। तो आर दे आर द सेम एलिमेंट? दे आर नॉट द सेम एलिमेंट। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है तो रेस्पेक्टिवली कंपाउंड में COS अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना बच्चे कि इसमें हमारे पास जैसे दोनों हाइड्रोजन्स ये दोनों अपोजिट एंड पे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन्स ये दोनों अपोजिट एंड पे हैं, इस सेंटर से इनके डिस्टेंस मोर ओवर हो सकता है सेम हो। अब ये अगर बाय द वे सेम हो भी सही तो भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये बोला गया कि इस सेंटर से जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, एक एलिमेंट का इस सेंटर से डिस्टेंस उसके रेस्पेक्ट में अपोजिट एंड पे सेम एलिमेंट को फाइंड आउट करना चाहिए। देन वी आर एबल टू से दैट कि कंपाउंड में COS अवेलेबल हो। तो ये Br हो गया, H हो गया, COS क्रॉस कर दिया। फिर इसके रेस्पेक्ट में दूसरा एक और एग्जांपल 1,4 डाइफ्लोरोबेंजीन है ना, 2 फ्लोरीन वाला जो ग्रुप है वो पैरा पोजीशन के ऊपर लगा रखे हैं। अब इसके लिए अगर बाय द वे फाइंड आउट करें कि COS अवेलेबल है कि नहीं तो अब यहाँ कह सकते हो कि फ्लोरीन के सामने कौन है? फ्लोरीन 180 एंगल के ऊपर है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस x, इसकी भी डिस्टेंस x सेम। इधर कौन सा एलिमेंट हो गया? हाइड्रोजन, इसके सामने हाइड्रोजन, इधर कौन हो गया? हाइड्रोजन, इधर भी कौन हो गया? हाइड्रोजन। तो सेंटर से इनके डिस्टेंस अपोजिट एंड पे क्या हो रही है? आइडेंटिकल। और सेम ग्रुप सेम डिस्टेंस पे फाइंड आउट हो रहे हैं सेंटर के अबाउट। तो वी आर एबल टू से इसके मॉलिक्यूल में COS अवेलेबल है। नेक्स्ट एग्जांपल वो हो गया हमारे पास नंबर 5। इस केस में अगर कहें तो एक साइक्लोब्यूटेन का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है और जहां पे हमारे पास ग्रुप्स हमने ऐसे अलग अलग एंड के ऊपर अपोजिट साइड में पॉइंट आउट किए हुए हैं। देखने में दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे कौन सा ग्रुप हो गया? दैट्स PH कॉल्ड एज फिनाइल। यहाँ भी कौन सा वाला ग्रुप हो गया? फिनाइल। सेंटर से इसकी डिस्टेंस हमारे पास वही सेम x और इसके रेस्पेक्ट में भी डिस्टेंस क्या हो गई? x हो गई। तो ये दोनों ग्रुप क्या हो गए? आइडेंटिकल डिस्टेंस पे प्लेस हो गए इस सेंटर के अबाउट। इसी तरह से अपोजिट एंड पे हाइड्रोजन है, वही अगर वायदे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये इसी से पास ऑन करेगा। फिर अगर यहां देख रहे होंगे इस कार्बन के ऊपर तो एक क्लोरीन एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है। क्लोरीन के सामने वाले एटम के ऊपर कार्बन के
सामने वाले कार्बन एटम के ऊपर अपोजिट एंड पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अप एंड डाउन, तो दैट मीन्स वी आर एबल टू, यहां भी ये सेंटर से पास करेगा। और इसी तरह से अगर यहां देखें तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी हमारे पास क्या हो गया, वी आर हैविंग द सेम डिस्टेंस, तो कह सकते हैं कि यहां पे इस मॉलिक्यूल में भी क्या अवेलेबल है, COS। अब इन एग्जाम्पल्स को देखने के लिए क्या कर सकते हो कि आप एक बार वापस से रिवाइज भी कर सकते हो। जैसे हमने जो एग्जाम्पल्स प्लेन ऑफ सिमेट्री के देखे थे, वो एग्जाम्पल्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सिमेट्री। आप उन एग्जाम्पल्स को अपने सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह से जो एग्जाम्पल्स अभी अपन बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के रेस्पेक्ट में, इन एग्जाम्पल्स को आप रेस्पेक्टिवली प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। अब जैसे अपन ने यहाँ पे इन सब के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लिया, आप होमवर्क के अंदर ये करोगे कि ये जो एलिमेंट है या ये जो कंपाउंड हमारे पास लिखा हुआ है, इस कंपाउंड में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है, ठीक है, बाय यूजिंग दैट प्रीवियस कंसेप्ट। अब बात करें अपन नंबर 6 की, दैट सिंपल केस, ब्यूटेन का मॉलिक्यूल दे रखा है। ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में अपोजिट एंड के ऊपर दोनों मिथाइल अपोजिट एंड पे है। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखूं तो ये वाला ग्रुप दिस इज हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे अगर कहूँ तो पीछे वाला पार्ट में भी हमारे पास कौन अवेलेबल है, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर यहाँ कहूँ तो ये हमारे पास हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, साफ साफ दिख रहा होगा। इधर वाले पार्ट में मिथाइल अपर साइड, मिथाइल लोअर साइड, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा मिथाइल को तुम एक्सपांडेड फॉर्म में भी लिख सकते हो CHH करके, और इसी तरह से यहाँ पे लाइक अगर मैं यहाँ CH3 अगर लिखूं तो ये मैंने H यहाँ पे ऐसे बना दिया, तो फिर इस केस में यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से अगर यहाँ पे बात करें तो ये हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया थोड़ा और इलेबोरेटेड फॉर्म में। आई होप सो एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अब फिर से देख लो एक बार और, जो मिथाइल लिखा था उस मिथाइल के अंदर अपन ने यहाँ पे CH3 ग्रुप लिखा, दिस H लोअर साइड एंड दिस H ऑन दी अपर साइड। सेम केस यहाँ पे एक सेंटर बनाया, इस सेंटर से इस हाइड्रोजन के डिस्टेंस जहाँ पे फिंगर रखा हुआ है और इस हाइड्रोजन की डिस्टेंस अगर मैं देखूंगा तो इट विल बी व्हाट, आइडेंटिकल डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे आगे चलोगे, वो हाइड्रोजन बाहर की साइड, दिस इज व्हाट, वेज लाइन आउटसाइड द प्लेन, और इसी तरह से इसके रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड पे ये बिलो द प्लेन, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस देखेंगे, ठीक। इसी तरह से ये वेज लाइन हो गया, वो डैश हो गया, वेज डैश वेज एंड डैश। सभी केसेस को अगर तुम फाइंड आउट करोगे तो यू आर एबल टू से दैट कि इसमें हमारे पास कंपाउंड को COS अवेलेबल है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल 7 नंबर, एक ब्रोमो और एक क्लोरो, इथीन को दो सब्स्टिट्यूएंट लगा के दिए हैं, एक पार्ट पे लिखा हुआ है क्लोरीन, एक पार्ट पे लिखा हुआ है हमारे पास ब्रोमीन, ठीक है। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथीन मॉलिक्यूल दिया। अब ट्रांस वाली फॉर्म है, ट्रांस सिस एंड ट्रांस यू मस्ट बी नोइंग। इसमें क्या किया H, इधर भी क्या किया H, ये हमारे पास ज्योमेट्री लिखी हुई है। दोनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं कि अपोजिट एंड पे है, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस तो बराबर होगी। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इधर वाले एंड पे क्लोरीन है, इधर वाले एंड पे ब्रोमीन है, तो आर दे आर लाइंग इन दैट सेम डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पॉइंट, तो आंसर इज नो। दैट मींस वी आर एबल टू से दैट कि कंपाउंड को COS, क्योंकि ग्रुप आइडेंटिकली नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उसका सेंटर से डिस्टेंस जो होगा वो भी आइडेंटिकल नहीं होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल को समझें, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट एंड पे है, कोई इश्यू नहीं है। इधर कौन सा ग्रुप है, फ्लोरीन, इधर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो आर दे आर ऑफ द सेम डिस्टेंस, तो आंसर इज अगेन नो, तो यहां भी COS अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये जितने भी एग्जाम्पल जिनमें COS देख रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा इनके सबको, सारे एग्जाम्पल्स को आपको POS के लिए भी फाइंड आउट करना है। जैसे अगर आपको ये कंपाउंड दे दिया और आपको पूछा कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है कि नहीं करता, तो कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए आपको करना क्या होगा, उसके अंदर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को फाइंड आउट करना है। जैसे अगर आप प्लेन, सेंटर और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को फाइंड आउट कर पाओगे तो आप ये बता सकते हो कि सर कौन सा कंपाउंड लाइट को डेविएट करने की टेंडेंसी रखता है और कौन सा डेविएट नहीं कर पाएगा। वेल 9 नंबर एग्जांपल्स। अब जैसे 9 के अंदर बात करें तो ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप दे रखे हैं, 2 क्लोरीन हमारे पास लगा दिए, ट्रांस वाली ज्योमेट्री है, तो कह सकते हो कि दिस इज नथिंग बट ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। क्लियर? वेल फाइन। हमने क्या किया, 1,2 पोजीशन पे 2 क्लोरीन का सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया और दोनों क्या किए, अपोजिट एंड पे लगा दिए। अब अगर मैं यहां पे देखता हूं क्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों अपोजिट एंड पे हैं, इस एज के ऊपर जो एक सेंटर होगा उसके रेस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस अनडाउटली आइडेंटिकल होगी। इसी तरह से अगर मैं यहां पे फाइंड आउट करूं फॉर दी हाइड्रोजन्स, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसी पॉइंट से क्रॉस करेगा और
डिस्टेंस यहां भी क्या होगी, बराबर होगी। बट एक प्रॉब्लम यह आ गई कि इनके रेस्पेक्ट में तो दोनों चीजें आइडेंटिकल होगी। अब देखने में लग रहा है इससे सेंटर है कि नहीं है, तो कह सकते हैं कि सर हो सकता है सेंटर हो। लेकिन अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो इस वाले कार्बन के अबाउट अगर मैं देखूंगा तो इसके रेस्पेक्ट में तो सामने वो ग्रुप ही नहीं है जो हमारे पास यहां दे रखा है। हमने ये बोला कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर अपोजिट एंड पे जो एलिमेंट है वो वैसे के वैसे ही फाइंड आउट हो। तो इस जगह पर अगर बात किया तो इधर हाइड्रोजन है, इधर क्या है, हाइड्रोजन। इसके सामने भी हमें क्या चाहिए था, हाइड्रोजन, सो एज टू गेट व्हाट दी सेंटर ऑफ सिमेट्री। दैट मींस हमारे पास ये वाला पार्ट जो है होने की वजह से कंपाउंड को COS अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पास दो आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट एंड पे मिल गए तो आप एक पॉइंट से सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल दो, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, उस सेंटर के अबाउट अगर बात करें तो हमारे पास दोनों हर एलिमेंट का अपने रेस्पेक्ट में अपोजिट एंड पे सेम डिस्टेंस पे वही ग्रुप होना चाहिए। तो यू आर एबल टू से इन दैट केस कि COS होगा। इस वाले पार्ट में COS अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं इसी के रेस्पेक्ट में एक और एग्जांपल की। ये तो लिया था मैंने 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन वाला मॉलिक्यूल, अब ले लिया मैंने 1,4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। सेम ट्रांस वाली ज्योमेट्री है, एक वेज लाइन दिखाया और एक डैश दिखाया। बच्चों जैसा कि तुमने 11 के अंदर कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म वाला पार्ट पढ़ा तो उसके अंदर अगर तुमको ध्यान हो तो साइक्लोहेक्सेन इज बेसिकली हैविंग इट्स स्टेबल फॉर्म एज चेयर फॉर्म, है ना। इसका कन्फर्मेशन कौन सा होता है, चेयर कन्फर्मेशन। मैंने क्या किया, चेयर कन्फर्मेशंस को ड्रॉ करते हुए 1,2,1,4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन की दो तरह की कन्फर्मेशंस को ड्रॉ किया है। एक लिया मैंने डाइएक्सियल, डाइएक्सियल मतलब क्लोरीन की पोजीशन एक्सियल है, यहां भी क्लोरीन की पोजीशन एक्सियल है। लेट्स से अगर हम इसके रेस्पेक्ट में सेंटर को फाइंड आउट करते हैं तो वी आर एबल टू से दैट कि अपर एंड पे क्लोरीन, लोअर एंड पे क्लोरीन। अच्छा, बाकी जितनी जगह पे भी जहां मैंने ग्रुप मेंशन नहीं किया है वो सब क्या है, CH2 ग्रुप, CH2 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 CH2। सो इधर अगर बात करूं तो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। बेटा ये मस्ट बी नोइंग दिस कि एक्सियल साइक्लोहेक्सेन को दो वैलेंसी जो रिंग के अंदर होती है उसके अलावा दो वैलेंसीज होती है, जिसके अंदर हमारे पास एक वैलेंसी को अपन पॉइंट आउट करते हैं एक्सियल वैलेंसी एंड सेकंड वैलेंसी इज पॉइंटेड आउट एज द इक्वेटोरियल वैलेंसी। हमारे पास एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल हो गया। एक्सियल के साइड में एक्सियल दोनों अपोजिट एंड पे आइडेंटिकल ग्रुप है, इक्वेटोरियल के रेस्पेक्ट में इक्वेटोरियल दोनों अपोजिट ग्रुप सेम है। तो सेंटर के अबाउट अगर बात करेंगे तो वी आर एबल टू ड्रॉ, हम इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट आइडेंटिकल ग्रुप, आइडेंटिकल ग्रुप्स, आइडेंटिकल ग्रुप्स, इसी तरह से ये जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है इसको आप ऐसे 1 मार्क करो तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 का एक्सियल वाला हाइड्रोजन 6 के एक्सियल वाले हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सेम इसी पॉइंट से पास ऑन करेगा। तो वी आर एबल टू से दैट कि कंपाउंड को COS है। दिमाग में ये वाली बात है कि सर ये एक्सियल क्यों माना आपने, कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ पे इक्वेटोरियल को लेके भी कंसिडरेशन कर सकते हो। दोनों हमारे पास रैपिड इक्विलिब्रियम रखते हैं, यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम रखते हैं। तो उसके रेस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पे ये क्लोरीन ट्रांस ज्योमेट्री ये भी हो गया, इक्वेटोरियल वाला पार्ट ये भी इक्वेटोरियल वाला पार्ट। तो अगर यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो सेंटर के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होगी वो आइडेंटिकल आएगी। बाकी सारे जगह पे तो हाइड्रोजन एलिमेंट ऑलरेडी है ही सी। तो वी आर एबल टू से दैट कि इस कंपाउंड के अंदर भी हमारे पास क्या अवेलेबल है, COS। ठीक है, फाइन। एक और एग्जांपल लेते हैं। अलग अलग तरह की ज्योमेट्री को एग्जामिनर अलग अलग तरह से दे सकता है। ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये मॉलिक्यूल 3D के अंदर कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे अपन ने यहाँ पे एक इस तरह की ज्योमेट्री लिखी जिसके अंदर क्लोरीन को अपर एंड और लोअर एंड पे दिखाया। एक 11 वाली ज्योमेट्री अगर देखोगे तो इसमें वेज एंड डाइस डायग्राम करके दिखा दिया। तो अगर मैं इसको भी फाइंड आउट करूं तो यहाँ पे ब्रोमीन, इसको दूसरी तरह से ऐसे लिख सकते हो, ये ब्रोमीन, ये H, ये ब्रोमीन और ये H। ठीक, वेज एंड डैश वाली लाइन देने की वजह से दिख रहा है कि एक अगर बाय द वे अप साइड होगा तो दूसरा डाउनवर्ड साइड होगा। अब ये हो गया हमारा ब्रोमीन, ये हो गया हमारा ब्रोमीन। पॉइंट टू पॉइंट अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये सेंटर से पास ऑन करेगा। सिमिलरली H और H के रेस्पेक्ट में भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सेंटर से पास ऑन करेगा। ये वाला जो पॉइंट हुआ, अब इसमें दिक्कत क्या आ गई कि ये कार्बन जहां फिंगर रखी हुई है, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अपसाइड एंड हाइड्रोजन डाउनसाइड, इस कार्बन के सामने ऐसा कोई कार्बन अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास ये बोल सकते हैं कि सर इस पॉइंट के अलोंग तो हमारे पास वो डायगोनली अपोजिट या स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो अपोजिट साइड पे वो ग्रुप ही नहीं मिला। तो वी आर एबल टू से दैट कि इस वाले कंपाउंड में COS नहीं है। क्लियर,
फाइन, एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा 3D ओपन चेन फॉर्म, ये सब साइक्लिक वाली फॉर्म बना दी थी। अब अपन 12th नंबर वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। सेम केस मिथाइल को, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले इस एग्जांपल में इलेबोरेट किया ही था 6 वाले एग्जांपल में, कि आप मिथाइल को इस तरह से भी लिख सकते हो और ऐसे अगर इंडिकेट कर दो तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक। इसको ऐसे देख लो, यहाँ पे इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में रेस्पेक्टिवली अगर देखेंगे तो वी आर हैविंग द कॉमन डिस्टेंस, ठीक है, इस सेंटर से। इसी तरह से बी आर, दिस बी आर इज व्हाट, डाउनवर्ड दी प्लेन, डाउन साइड द प्लेन, और ये वाला जो बी आर हो गया आउटसाइड द प्लेन हो गया। तो यहां पे कह सकते हो कि ये आउटसाइड, ये डाउनवर्ड साइड। यू आर एबल टू गेट अ सेंटर इन दिस केस। अगर यहाँ पे इस कार्बन की एक और वैलेंसी को फाइंड आउट करूं तो वो तो गई हो गई हाइड्रोजन, वो हो गया डाउनवर्ड साइड, और इस कार्बन की वैलेंसी को फाइंड आउट करूं तो वो हो गया हमारा हाइड्रोजन, वो डाउनवर्ड साइड है और ये अप साइड है। तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि इस वाले कंपाउंड में भी अवेलेबल COS। क्लियर है? वेल, आप इन एग्जांपल्स को एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हो, ठीक है, बाय रिवाइंडिंग द वीडियो। और इसके अलावा ये भी कर सकते हो कि इन एग्जांपल्स के रेस्पेक्ट में आप इनके अंदर POS फाइंड आउट करो, और जो एग्जांपल्स हमने पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए देखे थे उन एग्जांपल्स में आप सेंटर ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करो। तो इस तरह से आपके पास दोनों के रेस्पेक्ट में एक होमवर्क तैयार हो जाएगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है? वेल, नाउ अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अपन एक्सेस ऑफ सिमेट्री के ऊपर। जैसे दो सिमेट्री एलिमेंट अपन ने डिस्कशन में ले लिए, एक तो ले लिया अपन ने प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा अपन ने ले लिया सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, दैट इज नोन एज एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, जैसे पहले बताया था कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री बेसिकली दो टाइप, एक हो गया प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक हो गया इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जिसको अपन बोलेंगे अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। पहले बात कर लेते हैं प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री का, ठीक है। क्या है प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मीनिंग? ठीक है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूलरी ऑब्जेक्ट से ऐसा कोई लाइन पास कर रहा हो अबाउट विच इफ द मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री, if the two or more than two indistinguishable forms, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, if two or more than two indistinguishable forms are obtained, then the line is known as what? The axis of symmetry. लाइन को बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इट इज डिनोटेड बाय CN, n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसमें n का वैल्यू हमारे पास रहेगा 360 डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा हमारा वो वाला एंगल हो गया जिसके अबाउट हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म्स बन रही है। मीनिंग क्या हुआ इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म्स का? जैसे लेट्स से वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ BF3। BF3 में क्या हो गया? दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हमारे पास यहाँ पे हो गई। तो अगर मैं फाइंड आउट करूं को किस एक्सिस के अबाउट मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाए कि ये एग्जैक्टली जैसा लिखा हुआ वैसे के वैसे ही आए, तो इसको ऐसे लिख के चले कि लाइक ये दे दिया हमारे पास बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड, देन ये बोरोन फ्लोरीन, ठीक है, लाइंग इन दिस प्लेन। अगर मान लो इसमें बोरोन के रेस्पेक्ट में या इस प्लेन के रेस्पेक्ट में मैं परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन, और इस लाइन के अबाउट अगर इस मॉलिक्यूल को रोटेट करता हूं, तो इफ वी आर गिविंग अ 360 डिग्री रोटेशन, अगर हम इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के अबाउट 360 डिग्री का रोटेशन अगर देते हैं, और वो रोटेशन देने की वजह से एग्जैक्टली जैसा मॉलिक्यूल दिया गया है उसी के वैसी की वैसी फॉर्म अगर हम एक्वायर कर पाते हैं, तो वी आर एबल टू से दैट कि इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है। जैसे इस मॉलिक्यूल को अगर मैं यहाँ पे 360 डिग्री से रोटेट करूं, तो बताओ कितनी बार ये एग्जैक्टली इन द सेम फॉर्म नजर आएगा? तो आंसर इज 3। कैसे? यहाँ पे इस फ्लोरीन के बीच का एंगल कितना हो गया? 120। अभी ये फ्लोरीन है, 120 डिग्री का रोटेशन देने पर ये वाला फ्लोरीन इस वाली पोजीशन पे जाएगा, ये वाला फ्लोरीन इस वाली पोजीशन पे जाएगा, और ये वाला फ्लोरीन इस वाली पोजीशन पे जाएगा। दैट मीन्स वी आर एबल टू से दैट कि हमारे पास हर 120 डिग्री एंगल के ऊपर मॉलिक्यूल की जो फॉर्म दे रखी है वैसी की वैसी फॉर्म वापस से एक्वायर होगी। और 360 रोटेशन के अंदर कितनी बार ये रिपीट करेगा? तो आंसर इज व्हाट? 3। तो वी आर एबल टू से दैट कि ये जो हमारे पास हुआ ये C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये 3 का मीनिंग हो गया हमारा क्या? 360 डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा हमारा एंगल हो गया 120, जहां पे मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा है। और अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री अवेलेबल हो। सपोज करो हम ये बोरोन फ्लोरीन का बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड दिया हुआ है, इसके अबाउट मॉलिक्यूल को रोटेट करें, तो अगर बाय द वे इस BF वाले बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अगर हमने इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया, फ्लैट मॉलिक्यूल है, रोटेट करने पर क्या होगा? एग्जैक्टली 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करने पर वी आर एबल टू गेट ये फ्लोरीन इस वाली फ्लोरीन पे चला जाएगा और ये वाला फ्लोरीन हमारा इस वाली पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो वी आर एबल टू से दैट कि इस एक्सिस के अबाउट दिस इज नथिंग बट हैविंग
C2 एक्सिस, ये एक्सिस के अबाउट 2 बार रिपीट करेगा ड्यूरिंग द 360 डिग्री रोटेशन। इसी तरह से ये BF बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग C2 आ गया, इस वाले BF बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग भी C2 एक्सिस आ गया, इस वाले BF बॉन्ड के थ्रू भी C2 आ गया। ठीक है, थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं दूसरे एग्जांपल्स के साथ। जैसे सिंपल सा मॉलिक्यूल H2O लिखा हुआ है, मस्ट बी नोइंग H2O की ज्योमेट्री होती है बेंट वी शेप मॉलिक्यूल। अब बेंट ज्योमेट्री हो गया, वी शेप मॉलिक्यूल हो गया, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर बाय द वे इस एक्सिस के अबाउट अगर बाय द वे मॉलिक्यूल को मैं रोटेट करूं लाइकवाइज, तो जैसे अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो रेस्पेक्टिवली ये हाइड्रोजन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ये हाइड्रोजन इसकी जगह जाएगा, ये हाइड्रोजन इसकी जगह जाएगा। तो वी आर एबल टू से दैट कि हमारे पास, जैसे लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय द मार्कर, ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास H2O की मॉलिक्यूल दे रखी है, हमने यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू किया, 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो वी आर एबल टू गेट दैट सेम कॉन्फ़िगरेशन या सेम फॉर्म। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट हुआ दिस इज नथिंग बट व्हाट दी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, साइक्लोप्रोपेन दिया हुआ है, वेरी सिंपल केस। साइक्लोप्रोपेन सेंटर पकड़ो, इस सेंटर के अबाउट अगर यहाँ पे देखोगे कितना डिग्री एंगल से रोटेट करेंगे ये आइडेंटिकल दिखेगा। तो हमारे पास यहाँ पे रोटेशन हमने किया कितना 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री से अगर रोटेट किया तो रेस्पेक्टिवली वी आर एबल टू गेट, ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने बना दी, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट दी C3 एक्सिस सिमेट्री। इसके अलावा ये वाली एक्सिस जो इसके प्लेन से पास कर रही है, इसके अबाउट उसको रोटेट कर दो, विल गेट C2, इसके अबाउट रोटेट कर दो, विल गेट C2, इसके अबाउट रोटेट कर दो, विल गेट C2। एग्जैक्टली वैसा ही मॉलिक्यूल जैसे कि BF3 का दिया हुआ था। एक और बात करते हैं, लेट्स से नंबर 4 इथीन का मॉलिक्यूल हो गया। इथीन का मॉलिक्यूल शुरुआत में भी डिस्कस किया था, प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये दोनों अगर एक्सटेंशन दोगे तो दीज आर पैरेलल लाइंस। अब यहां पे अगर बाय द वे बात करें, सबसे पहले तो ये वाली एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट अगर बाय द वे मैंने मॉलिक्यूल को टिल्ट किया, वही सेम 180 डिग्री को उससे रोटेट किया, तो 180 डिग्री से रोटेट करूंगा तो जो राइट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन हैं वो राइट हैंड साइड पे जाएंगे। वी आर बेसिकली हैविंग मूवमेंट लाइक दिस। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर आप यहां पे देखोगे तो इसके रेस्पेक्ट में इसको रोटेट कर दो, तो ये वाला पार्ट अगर टिल्ट किया तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो दीज आर अगेन व्हाट दी C2 एक्सिस। ये वाला एक्सिस भी अगर कहेंगे तो उसको C2 का मतलब हो गया 180 डिग्री पे द मॉलिक्यूल इज फॉर्मिंग दी इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से अगर ये देखोगे दिस इज अगेन C2। तीसरा वाला जो पार्ट हो गया वो होगा हमारे पास ये सेंटर से पास करते हुए परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूं, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। वेल सी दिस, ये हमारा पास हाइड्रोजन, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने यहां पे रखा और परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट यहां पे इस तरह से रोटेशन करवा दिया। ठीक है, ये इसको अज्यूम कर लेते हैं इसके थ्रू। लाइकवाइज ये परपेंडिकुलर रखा, मॉलिक्यूल ऐसा है और ये 180 डिग्री से इसको टिल्ट कर दिया। जैसे ही 180 डिग्री से इसको यहाँ पे टिल्ट करेंगे तो वी आर एबल टू सी दैट कि हमारे पास यही का ये मॉलिक्यूल वापस से रिपीट होगा। तो ये मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया एज इफ टू शो द परपेंडिकुलर लाइन, और ये हो गया हमारे पास अगेन C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की। सी, अब हमने भाई 2 फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट डाल दी, ये सब सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। धीरे धीरे वी आर बेसिकली मूविंग ऑन टू दी मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। आप पहले बेसिक वाले पार्ट से समझने की कोशिश करो क्या रहा। अब जैसे इसकी बात करें तो एक तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ फ्लैट मॉलिक्यूल है, इसको इस एक्सिस के अबाउट अपन ने टर्न करना शुरू किया। लाइकवाइज जैसे इसको इस एक्सिस के अबाउट टर्न करना शुरू किया, फ्लोरीन फ्लोरीन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे 180 डिग्री पर सेम वही इंडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह से अगर मैं नीचे वाला पार्ट यहाँ पे कार्बन पे बात करूं तो ये दोनों हाइड्रोजन की वैलेंसी है, इसको ऐसे टिल्ट करो, यू विल एबल टू गेट दी सेम फॉर्म। अच्छा कहें सर 90 डिग्री कर दें, 45 डिग्री कर दें, तो 90 डिग्री अगर कर दोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट द सेम, मतलब जो दिया गया मॉलिक्यूल है वही ओरिएंटेशन वाला पार्ट नहीं बन रहा। मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम, आप इसको रोटेट कैसे भी कर दो मॉलिक्यूल वही का वही रहेगा। लेकिन बात करी एक्सियोसिमेट्री की तो मतलब इसका मतलब हो गया कि जैसा मॉलिक्यूल हमें रिप्रेजेंट किया हुआ है या जैसा मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है वैसा का वैसा ही एग्जैक्टली रिपीट होना चाहिए इफ यू आर हैविंग द रोटेशन बाय सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस। तो ये वाली जो एक्सिस हो गई ये कौन सी हो गई C2। अच्छा जैसे भी इथीन में अपन ने ये वाला C2 एक्सिस देखा, ये वाला C2 एक्सिस देखा और एक परपेंडिकुलर वाला C2 एक्सिस देखा, 3 C2 एक्सिस हमने यहाँ पे देखे। अब यहाँ पे अगर बात करें
तो एक C2 एक्सिस मेरा ये वाला मिल रहा है। दूसरा वाला C2 एक्सिस अगर मैं फाइंड आउट करूं लाइक वाइज जो परपेंडिकुलर हम सोच रहे थे, इसके अबाउट अगर इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूंगा तो दोनों फ्लोरीन जो है वो आ जाएंगे नीचे, दोनों हाइड्रोजन जो आएंगे वो ऊपर आ जाएंगे। और जगह नीचे और ऊपर अगर आ गया तो रिस्पेक्टिवली दैट मीन्स ये फॉर्म हमें वापस इस एक्सिस के अबाउट रिपीटेशन में नहीं मिल रहा। तो दिस इज नॉट C2 एक्सिस, जो परपेंडिकुलर है वो C2 एक्सिस नहीं होगी। इसी तरह से देखो वन मोर एक्सिस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसके अबाउट अगर बाय द वे मॉलिक्यूल को मैं रोटेट करूं यहाँ पे वही 180 डिग्री से, 180 डिग्री से रोटेट किया तो अपर साइड पे दोनों फ्लोरीन, रोटेट करने के बाद जो नीचे डाउनवर्ड साइड आएगा तो दोनों फ्लोरीन और हाइड्रोजन जो होंगे वो अपर साइड पे जाएंगे। अगेन हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म्स बन जाएगी। तो दिस इज नॉट एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये तो था सिस 1,2 डाइफ्लोरोइथीन। अब ले लिया अपने ट्रांस 1,2 डाइफ्लोरोइथीन। इसके अबाउट अगर बाय द वे रोटेशन करवाएं तो ये हो गया हमारे पास लाइकवाइज, जैसा कि अभी अपन ने इथीन के लिए देखा था। अब अगर आप यहाँ पे देखो लाइक ये वाली एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस मॉलिक्यूल और इसको फिर वैसे की वैसे टिल्ट किया, ठीक है, जैसे हम पहिया यहाँ पे घुमा रहे हो, तो ये फ्लोरीन जो है वो उठ के हमारा डाउनवर्ड साइड आएगा। अब इसको इस एक सिंपल एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये अपन ने लेट अस टेकिंग अ पेपर, ठीक, इस पेपर पे मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्जैक्टली ये फ्लोरीन यहाँ लिखा और ये फ्लोरीन यहाँ पे लिखा, ठीक है। सी दिस हाइड्रोजन हैज बीन रिटन एंड हाइड्रोजन हैज बीन रिटन, ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे एक्सेस बनाई परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल और इसको यहाँ पे इस एक्सेस के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट किया। सी इधर वाली साइड पे पहले फ्लोरीन था, अभी भी फ्लोरीन वाला एलिमेंट आ गया, यहाँ भी फ्लोरीन आ गया। फिर अगर आप देखो तो इसको वापस ऐसे टिल्ट कर दो, फ्लोरीन पहले यहाँ से फ्लोरीन इधर आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वैसे ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम हो गए। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर जो परपेंडिकुलर एक्सिस बनाया हुआ है तो ये कहलाएगा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, अगर इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के अबाउट टर्न करें, लाइक मैं यहाँ पे ये मार्कर से इसकी एक्सिस बना देता हूँ, ठीक है, प्लेन में ही है। अब ये अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट किया तो रोटेट करने के बाद जो हाइड्रोजन होगा वो तो फ्लोरीन की जगह आ गया और फ्लोरीन हाइड्रोजन की जगह आ गया। तो दैट मीन्स एक डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म बन गई। तो वी आर नॉट एबल टू से कि इसके अंदर ये लाइन वाली जो होगी हमारे पास ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। परपेंडिकुलर वाला पार्ट होगा बट प्लेन में नहीं आएगा। इसी तरह से ये प्लेन वाला जो पार्ट होगा ये भी एक्सिस नहीं आएगा। आई होप सो गेटिंग दिस पार्ट, ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 7 बेंजीन। ये आई थिंक अपन ने तीसरी बार इस तरह का एग्जांपल ले लिया। प्लेन ऑफ सिमेट्री में कंसिडरेशन किया था, सेंटर में भी कंसिडरेशन किया और अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी देख रहे हैं। अब इसमें भी देखोगे तो आपको एक नजर आएगा सिंपल सा पार्ट, एक रेगुलर हेक्सागन हो गया। रेगुलर हेक्सागन हो गया तो अगर मैं हर 60 डिग्री पे देखूंगा, वही सेम परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट 60 डिग्री पे अगर रोटेट करता हूं तो आई गेट द सेम फॉर्म, फिर 60 डिग्री सेम फॉर्म। तो 360 डिग्री जब अपन इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो ये रोटेट करने के बाद वी आर एबल टू गेट व्हाट दी C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वही सेम C6 किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, n मतलब 360/60 है ना। तो ये हमारे पास इस तरह से C6 हो गया। अच्छा, जो एक्सिस C6 वाला लिखा हुआ है वही का वही एक्सेस आपका C3b होगा। कैसे, ये 1 2 और ये 3। इसके अबाउट अगर यहां पे देखोगे तो 120 डिग्री रोटेट करने पर भी वी आर एबल टू गेट द सेम थिंग। 60 डिग्री में मिल रहा था तो 120 मिलेगा। तो C6 भी अवेलेबल है, C3 भी अवेलेबल है। और अगर एक चीज और देखोगे तो यही वाला जो पार्ट है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि H वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस एक्सिस के अबाउट तो ये C2 एक्सिस भी हो गया 180 एंगल, तो C2 भी हो गया। अच्छा, C2 इसमें और भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि इसमें C2 एक्सिस हमारे पास केवल यही वाला है। और अगर C2 देखोगे आप इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हो। अभी अपन इस परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में बात कर रहे थे। तो C6 है, C3 है, C2 है। अगर ये पूछता है कि कितने नंबर ऑफ C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो बच्चे फिर आपको इसमें विजुअलाइजेशन थोड़ा इस तरह से रखना पड़ेगा कि जैसे हमने ये वाली एक्सिस देखी, दिस इज C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को इसी वाले पार्ट से सिंपल ऐसे रोटेट करें तो भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस वाली लाइन से करेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस वाली लाइन से करेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस वाली लाइन एज के लॉन्ग अगर करेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसे करते हुए वी आर एबल टू फाइंड आउट दैट कि कितने नंबर ऑफ C2, C3 या C6 मॉलिक्यूल में अवेलेबल है। आई होप सो यू मस्ट बी गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगला एलिमेंट दैट इज ब्रोमोबेंजीन। सेम ये पहले भी सब्स्टिट्यूएंट अपन ने लगाया था। अब अगर बाय द वे जो पहले मैंने C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखा था,
अगर मैं यहाँ पे इसको मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के अबाउट फिर से रोटेट करूं तो ये ब्रोमीन मेरे को वापस इसी ओरिएंटेशन में तब मिल पाएगा जब ये वाला जो ब्रोमीन है 360 मतलब इस एक्सिस के अबाउट अपन मॉलिक्यूल को 360 से रोटेट करेंगे, तो वो तो हमारे पास C1 हुआ। अच्छा, बाय डिफॉल्ट वी आर नॉट कंसिडरिंग C1 एज अ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम क्या कर रहे हैं, बोला जैसे यहाँ पे इट हैज टू बी हैविंग 2 और मोर देन 2 इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म्स, 2 या 2 से ज्यादा, दैट मीन्स C2, C3, C4 इस तरह से कंसिडरेशन होगा। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ये वाला पार्ट 360 से रोटेट किया, तो 360 रोटेट करने के बाद तो यू विल बी गेटिंग द सेम थिंग। 360 के अंदर तो नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट को रिपीट अगर रोटेशन देंगे तो वो एक्जैक्टली सेम रिपीट होगा ही होगा इन कॉमन। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया ब्रोमीन। अगर बाय द वे इस वाले पार्ट को मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं तो C2 एक्सिस ऑफ नहीं आ रहा, इस एक्सिस के अबाउट अगर करूं और इसको ऐसे टिल्ट कर दूं, क्या वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा? तो आंसर इज नो अगेन। क्यों? क्योंकि अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया तो अभी ब्रोमीन ऊपर है, जैसे ये रोटेट करेंगे ब्रोमीन कहाँ आएगा? नीचे। तो वो तो फिर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म बन गई, मॉलिक्यूल वही रहा। फॉर्म डिफरेंट बनने का मतलब क्या? जैसा ओरिएंटेशन, जैसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है एग्जैक्टली अपने आप को उसी की उसी फॉर्म में रिपीट करना है, तो फिर कह सकते हैं कि वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। तीसरा, अगर पहले मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूं कि अगर ब्रोमीन से एक एक्सिस बनाऊं, बेंजीन है, ब्रोमीन से अगर एक्सिस बनाया और उसको अगर 180 डिग्री से रोटेट किया तो अगेन वी आर एबल टू गेट द एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लाइन के अंदर ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है। फाइन, और आगे बढ़ते हैं अगले एग्जांपल्स। नंबर 9, अल्फा अल्फा डैश पोजीशंस के ऊपर 2 क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए नेफ्थलीन के अंदर। इसके अंदर अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो लेट्स सी, दिख रहा होगा साफ साफ बच्चे, ये वाला पार्ट है, इससे रोटेट करो, कौन सी एक्सिस हो गई यहाँ पे? ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सिंपल, ऐसे टर्न करो, ये जैसे ही टर्न करोगे क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल ग्रुप है, टर्न करोगे तो यू विल गेट व्हाट? दी सेम मॉलिक्यूल, इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म। फाइन, तो ये हमारे पास C2 हो गया। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये पूछूं इसी मॉलिक्यूल में इज इट अ C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री? इज इट अ C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री? तो कहें तो इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट है, इसको ऐसे टर्न कर दो। आप ये मान लो एक थंब इधर है, एक और Cl यहाँ पे है, अगर इसको ऐसे रोटेट किया तो दोनों Cl जो होंगे वो क्या होंगे? डाउनवर्ड। और दोनों Cl अगर डाउनवर्ड आ गए तो हमारे पास ये वाला एक्सिस पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं रहा। ठीक है, तो दिस इज हैविंग ओनली वन C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आई होप सो मस्ट बी गेटिंग दिस। ठीक, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। इस वाले पार्ट में दोनों ब्रोमीन की जो ओरिएंटेशन है वो अपोजिट साइड पे दे रखी है। इससे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री हम निकाल चुके हैं, वो एकदम डिफरेंट पार्ट था। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज हैविंग अ डिफरेंट पार्ट। इसमें अगर बात करें वापस से वैसे ही जैसे यहां फाइंड आउट किया, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट मॉलिक्यूल को टर्न करूं, इज इट गोइंग टू बी द आइडेंटिकल आफ्टर रोटेटिंग इट बाय 180 डिग्री? नो, गुड। अब इसी तरह से मैं यहां पे बात करूं, ये वाली एक्सिस जिसके अबाउट अपन इसको टर्न कर रहे हैं, इसके अबाउट अगर टर्न करूं तो यहां पे आर दे आर आइडेंटिकल? नो। अब एक और पार्ट मेरे पास हो गया कि अगर मैं इस परपेंडिकुलर एक्सिस से डॉट लाइन बना दी, परपेंडिकुलर एक्सिस है, इस परपेंडिकुलर एक्सिस से इस मॉलिक्यूल को बोर्ड के प्लेन में ऐसे रोटेट करूं तो ये जो Br है इस एक्सिस के अबाउट घूमते हुए यहां पे आएगा 180 डिग्री रोटेशन के अंदर। यू आर हैविंग रोटेशन लाइक दिस। वही जैसे मैंने कहा, पहिया घुमाया, ये वाला जो पार्ट है इधर वाले पार्ट में Br, ये वाला Br इसकी जगह पे, और बाकी सारे ग्रुप तो आइडेंटिकल थे से हमारे, ऑल आर दी हाइड्रोजन एलिमेंट्स। तो हम बोल सकते हैं कि इस वाले पार्ट में हमारे पास देयर इज नथिंग बट व्हाट? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अवेलेबल बट परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल। अगर आपको यह पूछा गया कि किसी कंपाउंड में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो उसको बताने के लिए कुछ नहीं, आपको कोई से भी एक्सिस किसी भी प्लेन के करस्पॉन्डिंग या किसी भी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग चेक कर लेना है। ठीक है, वो चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे वो उसी प्लेन के अंदर हो, व्हाटसएवर इट मे बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगला। ये सब तो मैंने फ्लैट मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करी। अब यहाँ पे एक 3D मॉलिक्यूल के केस कंसिडरेशन लिया। कार्बन sp3 है, अपर साइड हाइड्रोजन, लोअर साइड हाइड्रोजन्स। ठीक, वेज लाइन, डैश लाइन, है ना, ये वाला पार्ट दे दिया। अब इसमें पूछे कि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री या C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, व्हाटएवर। पहली चीज दिख रही है कि दोनों ड्यूटेरियम अपोजिट एंड पे, जैसे दोनों ब्रोमीन अपोजिट एंड पे थे। अगर मैं यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट मॉलिक्यूल को रोटेट करूं लाइक वाइज सेम, आई थिंक यू आर एबल टू फाइंड आउट। जैसे ही तुमने इसको रोटेट किया यहाँ पे, तो ये जो ड्यूटेरियम है 180 डिग्री से रोटेट करने पर ये ड्यूटेरियम इस वाली पोजीशन पे आएगा और ये वाला ड्यूटेरियम इस वाली पोजीशन पे आएगा। दीज हाइड्रोजन्स अपर साइड एंड लोअर साइड, मतलब वेज लाइन, डैश लाइन,
रोटेट करने पर इस वाली जगह पे आ जाएंगे। तो दीज टू हाइड्रोजन्स विल बी रिप्लेसिंग या दीज टू हाइड्रोजन विल बी गोइंग टू द अपर एंड एंड दीज टू हाइड्रोजन्स आर गोइंग टू द लोअर एंड। ठीक है, वी आर एबल टू से वही परपेंडिकुलर एक्सिस वाला पार्ट हो गया। यहां पे हम कह सकते हैं कि दिस इज हैविंग C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक, 13 नंबर एग्जांपल दिख रहा होगा साफ साफ, ये वेज लाइन एंड डैश लाइन। ठीक है, इसको समझने के लिए बाकी एग्जांपल को रब कर देते हैं। वेल सी एग्जांपल नंबर 13, एक सिंपल 5 कार्बन की चेन बना रखी है जिसमें ये कार्बन के ऊपर वेज लाइन के ऊपर क्या अवेलेबल है, क्लोरीन। इसी तरह से यहां पे डैश लाइन के ऊपर क्या अवेलेबल है, क्लोरीन। सिंपल सी बात, इस एक्सिस के अबाउट इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन बाहर एक हाइड्रोजन अंदर, लाइकवाइज ये 2 हाइड्रोजन की पोजीशन इस तरह से हो गई। अब अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर मॉलिक्यूल को रोटेट करता हूं, ये वेज लाइन है, दिस इज आउटसाइड द प्लेन, वो डैश लाइन है। जैसे ही अगर रोटेट करता हूं, ये बाहर वाली वैलेंसी, ये अंदर वाली वैलेंसी, इसको आप ऐसे कंसिडर कर लो। ये वाला पार्ट किया, जैसे ही रोटेट किया, अगेन रिपीटिंग सेम। मतलब ये वाला क्लोरीन घुमाने के बाद इस वाले एंड के ऊपर क्या होगा, डाउनवर्ड साइड जाएगा, और ये जो डाउनवर्ड वाला जो पार्ट है क्लोरीन है वो घुमाने के ऊपर अपवर्ड आ जाएगा। दैट मीन्स इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं मॉलिक्यूल को टर्न करता हूं तो 180 डिग्री से, तो वी आर एबल टू गेट द आइडेंटिकल फॉर्म, इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म। मैं बार बार इस इनडिस्टिंग्विशेबल वर्ड को यूज कर रहा हूं सो दैट ये दिमाग में पूरा चला जाए कि हमारे पास मॉलिक्यूल को किसी एक्सिस से रोटेट करने पर अपनी ही उसी फॉर्म को अगर वो रिपीट करे 2 या 2 से ज्यादा बार, तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट हो गया, दिस इज अगेन हैविंग C2। और अगर कहें कि सर इसमें और कुछ ट्राई करो, लाइक न्यू रोटेट करके देखो ऐसे, अब ये वाला पार्ट अगर रोटेट करके देखूंगा, दोनों कार्बन, ये दोनों वैलेंसी अपर साइड पे, ये वाला रोटेशन किया तो दोनों वैलेंसी डाउनवर्ड साइड पे आ जाएगी। तो ठीक है, वो हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। क्लियर है? ठीक, तो दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो हैविंग C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फाइन, मैं यहां तक के एग्जांपल्स को अब रब कर रहा हूं। आई होप सो टिल नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड थिंग्स। अब आ जाते हैं अपन यहां पे एक और पार्ट के ऊपर। पहले क्या किया, पूरे मॉलिक्यूल्स फ्लैट वाले ले लिए, फिर दूसरे वाले पार्ट में अपन ने क्या किया, 3D एग्जांपल्स लेना कंसिडरेशन शुरू किया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और sp3 एविडेंस एटम है जिसके अंदर 2 डिफरेंट हमारे पास ग्रुप लगा के दिए हुए। इसको भी अगर फाइंड आउट करूं तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी एग्जाम्पल का रेप्लिका जैसा है। ठीक है, इसको आप ऐसे ले लो, ये वाला पार्ट हो गया हमारा डैश लाइन ड्यूटेरियम, ये वाला पार्ट होगा हमारा वेज लाइन ड्यूटेरियम। ठीक है, अब जरा दोनों एग्जाम्पल्स को रिलेट करके देखो तो क्या करोगे, इसको अबाउट, इसके अबाउट अगर हमने टर्न किया 180 डिग्री से, कितने से 180, ये ड्यूटेरियम कहां पे है, दिस इज ऑन दी सॉलिड लाइन, वेज लाइन पे, और ये कहां पे है, डैश डैश। अब ये वाला जब पार्ट यू किया, ठीक 180 डिग्री से टर्न किया, तो रेस्पेक्टिवली ये जो बाहर वाला ड्यूटेरियम है वो जब टर्न होगा तो कहां जाएगा, अंदर। उसी तरह से अंदर वाला जो ड्यूटेरियम है रोटेट करने पर क्या होगा, बाहर की साइड आ जाएगा। तो वी आर एबल टू से ये वाली एक्सिस कौन सी हो गई, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। गॉट दिस पॉइंट, वेरी गुड। और वाले पार्ट पे बात करते हैं, दिस इज अगेन C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसकी बात करते हैं 15 नंबर एग्जाम्पल। 15 नंबर एग्जाम्पल में अब ये ट्रांस वाली फॉर्मेट में दे दिया, अगेन यहाँ पे वेज कौन सा, Cl, यहाँ पे भी वेज कौन सा, Cl। अब इसके अंदर वेरियस पार्ट्स को बना के देखते हैं कि इसमें एक्सिस कौन कौन सी आ सकती है। सबसे पहले तो चलो ये वाला पार्ट अज्यूम करते हैं, ये एक्सिस मैंने मान लिया। इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं मॉलिक्यूल को टर्न करूं तो बताओ क्या होगा, क्या जो दिया हुआ मॉलिक्यूल है वैसा का वैसा ही नजर आएगा इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करेंगे तो। अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो जो अपर वाली वैलेंसी है वो कहां जाएगी, डाउनवर्ड। अब ये ग्रुप तो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ऊपर चला गया, ये वैलेंसी नीचे आ गई, अगेन डिफरेंट फॉर्म दिखेगा, मॉलिक्यूल सेम रहेगा पर फॉर्म इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं रहेगा, डिस्टिंग्विश हो सकता है। अब इसी तरह से अगर बात करें, हटाओ ये हटा दो, लाइकवाइज। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूं इस एक्सिस के अबाउट, जैसे कि आपने अभी ऊपर बनाया था, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको टर्न करता हूं तो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो हाइड्रोजन तो लेफ्ट में आ गया, और ये पूरी वैलेंसी जो CCl/CH3 वाली है वो राइट हैंड साइड पे चली जाएगी। तो इन दैट केस ये वाली वैलेंसी हमारी आई, या कह सकते हो कि ये वाली एक्सिस भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तीसरे वाले फॉर्मेट की बात करते हैं, 2 एक्सिस ले ली, लेट अस से ये x ले लिया, ये वाला पार्ट y ले लिया, अब मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, दिस इज नथिंग बट z एक्सिस। z एक्सिस के अबाउट अगर मैंने इसको टर्न किया,
ऐसे करके देखो आ रहा है आइडेंटिकल। जैसे ही अगर इसको टर्न करना शुरू करेंगे तो जो क्लोरीन वाला एलिमेंट है ये वेज पे है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये वाला क्लोरीन है, आपने इसको 180 डिग्री टर्न से ऐसे किया तो यहां भी क्लोरीन वेज पे है, इससे टर्न करेंगे तो एग्जैक्टली ये वाला जो पॉइंट है यहां रिपीट होगा, इधर मिथाइल ग्रुप, इधर मिथाइल ग्रुप, मिथाइल की जगह दूसरा मिथाइल, इस मिथाइल की जगह ये वैलेंसी एग्जैक्टली यहाँ पे, ये वैलेंसी यहाँ पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो वैसे ही ट्रांसफर है। तो इन दैट केस ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, दिस परपेंडिकुलर एक्सिस विल बी नोन एज व्हाट दी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आई होप सो मस्ट बी गेटिंग दिस। थोड़ा सा एग्जाम्पल का कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाना शुरू किया सो दैट थोड़ा सा और दिमाग खुले। हाँ, एक और बात, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री के कुछ एग्जाम्पल्स नोट किए, सेंटर ऑफ सिमेट्री के कुछ एग्जाम्पल्स नोट किए और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के कुछ एग्जाम्पल्स नोट किए। हो सकता है इसमें कुछ एक दो एग्जाम्पल्स आपन ने कॉमन ले रखे हों। आपको करना यह है कि जितने एग्जाम्पल्स आपन ने प्लेन में, सेंटर में और एक्सिस में लिए हुए हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स को आप क्लब अप करके एक जगह लिख दो और लिखने के बाद जो है इनके अंदर तीनों सिमेट्री एलिमेंट्स आप फाइंड आउट करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और प्रैक्टिस करो इस तरह से कि किस किस मॉलिक्यूल में प्लेन, सेंटर, एक्सिस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जब आप प्लेन, सेंटर, एक्सिस को फाइंड आउट करने का तरीका देख चुके रहोगे तो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स का मोस्ट ऑफ द केसेस में आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। और जब आप ये कह सकते हो कि कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी अपन ने फाइंड आउट करना सीख लिया या कंपाउंड में अपन ने प्लेन, सेंटर देखना सीख लिया, तो हम ये भी कमेंट कर सकते हैं कि सर कौन से कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है और कौन से को नहीं है। जैसे ज्योमेट्रिकल के लिए कंडीशन होती है, चेन आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन होती है, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन होती है। उसी तरह से आपको कंपाउंड दे देगा, पूछेगा कि डज दिस कंपाउंड इज शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और नॉट, तो हम कुछ नहीं, उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करके या हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखेंगे कि वेदर दे आर शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी और नॉट, और उसके हिसाब से बता पाएंगे कि वेदर द कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। ठीक है, वेल आगे बढ़ते हैं। तो अभी टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी 15 एग्जांपल्स। 16 नंबर क्वेश्चन IIT 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइसेस के अंदर दिए हुए थे। कंपाउंड में सबसे पहले अगर बात करें, पूछ रहे हैं कि हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वही अब सेम चीज दिख रहा होगा, दोनों क्लोरीन हमारे वही वेज लाइन, ये एग्जाम्पल एग्जैक्टली इसी के जैसा है, पूरा का पूरा पार्ट, बस फर्क इतना सा है, इस एग्जाम्पल के अंदर बीच में डबल बॉन्ड इंडिकेट कर दिया, ट्रांस वाली ज्योमेट्री में यहां से डबल बॉन्ड हटा दिया और उसको इस जगह पे ज्वाइन कर दिया, तो ये मोर ओवर एग्जैक्टली वैसा ही है। ये परपेंडिकुलर एक्सिस इस तरह से रोटेट करो, जैसे ही रोटेट करोगे तो क्या होगा, मिथाइल मिथाइल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट एंड पे, क्लोरीन क्लोरीन अपर साइड, डाउनवर्ड साइड, तो ये वाला पार्ट हमारे पास हो गया। तो दिस इज नथिंग बट C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फाइन, ऐसे मॉलिक्यूल को कट करोगे ये एक्सेस नहीं आएगा, इस वाले पार्ट से कट करोगे एक्सेस नहीं आएगा। आई होप सो गेटिंग दिस पॉइंट। यहां से अगर घुमाओगे मिथाइल इधर आ जाएगा, ये ग्रुप इधर चला जाएगा, और हमें वही वाली फॉर्मेट चाहिए। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, सिंपल सा पार्ट है, यहां से उठाओ मॉलिक्यूल को, ये टर्न कर दो, फिनिश। क्या किया, ये वाला ग्रुप है, Cl आउटसाइड है, ये किया Cl डाउनवर्ड साइड, Cl आउटसाइड है, डाउनवर्ड साइड, डन, खत्म। तो ये अप साइड से डाउनवर्ड और डाउनवर्ड से अपवर्ड साइड, तो दिस इज नथिंग बट एक्सिस सिमेट्रिक। एक और बात, अगर बाय द वे ये वाली एक्सिस बनाऊं तो ये वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अगर हम इस एक्सिस के अबाउट अगर ड्रॉ करेंगे और इसको यूं टर्न करते हैं तो ये Cl तो अभी बाहर है, जैसे ही आप इस एक्सिस के अबाउट टर्न करोगे ये क्या हो गया, अंदर, अब अंदर चला गया, तो इन दैट केस हमारे पास जो Cl बाहर था, बाहर से अंदर आ गया, तो वी आर बेसिकली व्हाट, हैविंग द डिफरेंट फॉर्म्स, तो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ। इसी तरह से अगर मैं इसके बारे में बात करूं, अब ये तो सिंपल सा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एक दिख रहा है, यहां पे अपन ये देख सकते हैं कि इस जगह पे ये वाला जो पॉइंट हुआ, इस एक्सिस के अबाउट टर्न करता हूं, तो जैसे इस एक्सिस के अबाउट टर्न करता हूं तो देखो ये वाला ग्रुप, ये दोनों देखो एग्जैक्टली आइडेंटिकल आ रहे हैं। मैंने यहां वेज डैश, वेज और डैश, ये टर्न किया, डैश वाला वेज पे आ जाएगा और वेज वाला डैश पे चला जाएगा। आई होप सो गेटिंग दिस पॉइंट। थोड़ा सा और इस तरह से समझेंगे, वेज है, यहां पे किया वेज से डैश पे, वेज डैश से वेज पे, ये डैश से वेज पे। इसी तरह से अगर बाय द वे आपने इस एक्सिस के अबाउट टर्न किया, सेम ये किया, तो वही Cl वेज वाला है, वेज से कहां जाएगा, डैश, तो इस कार्बन पे ये क्लोरीन वेज से डैश पे दिखेगा, दैट मीन्स वो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं बात करूं तो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो गया, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब जैसे
इन दोनों आमने सामने वाली एज के रिस्पेक्ट में C2 आ रहा है, वैसे ही इन दोनों आमने सामने एज के रिस्पेक्ट में भी C2 आएगा, इन दोनों आमने सामने वाले के रिस्पेक्ट में भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा। आई होप सो मस्ट बी गेटिंग दिस पॉइंट्स। फाइन, तो हमारे पास ये जो है वो हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको अपन नाम देंगे प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या नाम देंगे इसको? प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हम बात करेंगे इसके बाद इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री।